गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 28 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे देखिए। कल भी हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सीबीआई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। बहुत बार न्यूज़ में रहता है तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे हम लोग जीएस पेपर 2 और 3 के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा बुद्धिस्ट स्तूपा एक के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन ये करंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुछ एक बुद्धिस्ट स्तूप की एक डिस्कवरी हुई है एक्चुअली ओडिशा के अंदर, जहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ माइनिंग चलती है जिसे कहते हैं खोंडोलाइट माइनिंग। तो खोंडोलाइट के बारे में बात करेंगे, खोंडोलाइट माइनिंग के बारे में बात करेंगे, बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में बात करेंगे और इसी टॉपिक से आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करने वाले हैं जो यूपीएससी में पहले प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो वहां से ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है जी। रायसीना डायलॉग एक नया टॉपिक है हमारे लिए। पहले शायद हम लोग ने इसको डिस्कस तो किया है लेकिन काफ़ी समय हो गया है, तो आज नया कुछ करने वाले हैं। ये डायलॉग की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ऑर्गन ऑन अ चिप, ये एक बड़ा अच्छा सा एक टेक्स्ट सेक्शन आज इन्होंने दिया है। देखिए यूपीएससी हमेशा उस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि जो नई नई डिस्कवरीज होती रहती है। यहाँ से सवाल बहुत आते हैं तो इसीलिए थोड़ा इसको देखना जरूरी है। खासकर मेडिकल सेक्टर में एक तरह का बहुत बड़ा एक ये लैंडमार्क एक डिस्कवरी हो सकती है। उसके अलावा ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी, मेन्स के लिए भी, ज़्यादातर मेन्स के लिए, तो इसको भी करेंगे आज हम लोग अच्छे से एडिटोरियल के अंदर। चलिए पहले टॉपिक में बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट ऑन द प्ली ऑन द ईडी चीफ्स टर्म। सुप्रीम कोर्ट स्लैब, देखिए ये पूरा टॉपिक क्या है, हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। हालांकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए ईडी इंपॉर्टेंट है। बात ऐसी है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है तो इसके डायरेक्टर है मिस्टर एस के मिश्रा। अगर लीगल तौर पे देखा जाए तो एस के मिश्रा जी को 2 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, ठीक है, बट वो रिटायर हुए नहीं। क्यों रिटायर नहीं हुए? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीवीसी एक्ट के तहत सीवीसी एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, और सीवीसी एक्ट के अंदर जब अमेंडमेंट किया गया तो उसके अंदर ये प्रोविजन डाल दिया गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में हम लोग ईडी के डायरेक्टर की टर्म को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस चक्कर में अब तक 2 बार एक्सटेंड हो चुका है इनका टेन्योर। पहले वो जो है 2022 तक हुआ था, अभी वो नवंबर 2023 तक 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो उनकी जो बेसिकली लिमिट थी रिटायर होने की, उससे भी आगे 2 साल एक्सटेंशन कर दी गई है। अब मामला ये उठता है कि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, आपको पता ही है कि ईडी ने बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल रखा है, उनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वो सब है ना। तो अपोजिशन का ये कहना है कि ये एस के मिश्रा जी जो हैं वो सरकार के काफ़ी क्लोज हैं और ये जानबूझ के जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चले गए कि भाई साहब ये जो डिटेलिंग, ये जो एक्सटेंशन हो रही है वो गलत हो रही है, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। अब सरकार उस पर क्या जवाब देगी नहीं देगी वो हम लोग बाद में करेंगे, बस फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए। तो ईडी है क्या? ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि जो कई सारे काम एक साथ देखती है। तो हमारे देश में 2 कानून हैं जिसके अंदर में ये काम करता है। पहला अपने पास आता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अंदर में काम किया जाता है। अगर हम लोग इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन एक्चुअली शुरू हुआ था 1956 के अंदर, लेकिन उस समय इसका नाम अलग हुआ करता था। उस टाइम में नाम हुआ करता था एनफोर्समेंट यूनिट। शुरुआत में एनफोर्समेंट जो यूनिट थी ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में काम किया करती थी, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा इसका रूप बदला और 1947 में जो है ये 1957 में मतलब 1 साल के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी भी इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ गया। वो फर्क ये है कि पहले ये किसके अंडर में काम किया करता था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन अभी ये काम करता है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, उसके अंदर में काम करता है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो फेमा और पीएमएलए थोड़ा आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो, जो कि जो बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो डॉलर वगैरह के अंदर पैसा वैसा आता है तो उसको रेगुलेट करते हैं। पीएमएलए का तो आपको पता ही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे देश में होता है, तो अलग अलग तरह के ऑफेंस होते हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर देखता है। तो बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन 2 कानूनों के अंडर में रह के काम करता है, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो कि आता है किसके? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में आता है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बाकी न्यूज़ वगैरह में जो आता रहता है उसको थोड़ा बहुत केस टू केस पढ़ सकते हो। इटालियन पीएम मिलोनी टू बी चीफ गेस्ट एट 8th राइसीना डायलॉग। देखिए, इटली के और इंडिया के रिलेशन हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़े थे, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि किस तरह से इटली के साथ हमारे रिलेशन ओवर पीरियड टाइम खराब हो गए थे, इवन काफ़ी खराब हो गए थे, क्योंकि कुछ साल पहले क्या हुआ था कि इटली के ही 2 मरीन्स ने हमारे 2 फिशरमैन को मार दिया था, राइट, उनके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने को हम लोगों ने जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने हमारे एम्बेसडर को वहाँ से हटा दिया, हम लोगों ने उनके एम्बेसडर को वहाँ से हटा दिया, और फिर उनको वो इटली लेके चले गए, इटली से वो फिर से इंडिया में आ गए। तो बहुत बहुत कुछ इशू हुआ था तब हमारे बीच में। तो इटली के साथ रिलेशन काफ़ी बिगड़ गए थे एक्चुअली हमारे पिछले कुछ सालों में। लेकिन बात वही है भाई, जब ज़रूरत होती है तो फिर आपको जो है किसी की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। और इस समय जो है इंडिया एक उभरती हुई पावर है, इटली जो है वह गिरती हुई पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम लोग पिग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पोर्तुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन, ये 4 कंट्री आती हैं, जिनके अंदर 2008-9 के अंदर सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर यहीं पे आया था। तो अभी तक वो उससे उभर नहीं पाए हैं। अब अभी रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है और इंडिया का एमर्जिंग इकोनॉमी है, नो डाउट। तो इंडिया का खासकर डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबकी नज़र रहती है, क्योंकि हम अपने डिफेंस को ना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, रशिया से अलग करना चाहते हैं। तो हम लोग नई नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से भी करने लगे हैं। तो इटली काहे पीछे रहे भाई इसमें? तो इटली ने सोचा कि चलिए भाई, ये जो बहती गंगा है इसमें हम भी हाथ धो लेते हैं। तो रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो पिछले 5 सालों में, 6 सालों में अभी तक किसी भी बड़े लीडर ने विजिट नहीं किया था, तो अभी सीधा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं रायसीना डायलॉग के अंदर। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग एक बातचीत होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो आते हैं, पॉलिटिक्स से भी आते हैं, मीडिया से भी आते हैं, बिजनेस से भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है ना, ये किस तरह से बेसिकली रहता है, और ये एक इनफॉर्मल टाइप का होता है, ठीक है। ये एक बेसिकली बहुत सारे एनजीओज वगैरह वो सब यहाँ पे आते हैं। तो एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस होती है, राइट, और न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF। कभी आप इसकी विजिट orf.org इसकी वेबसाइट पर विजिट करोगे ना, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, खासकर बायलैटरल रिलेशन के ऊपर और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। कभी पढ़ना जाके, हफ्ते में 1-2 दिन विजिट कर लिया करो, ठीक है। ये ORF और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में रह के इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं, और अपने अपने फील्ड के बारे में बातचीत करते हैं। इसे कहा जाता है रायसीना डायलॉग, याद रहेगा आपको। चलिए, ORF के बारे में थोड़ा सा वो लिखा हुआ है मैंने। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी इसके ऑफिस होते हैं, ठीक है। एक नॉन पार्टीशन होता है, मतलब ये एक तरह से न्यूट्रल होता है, किसी पार्टी वार्टी से बिलोंग नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, वेल रिसर्च्ड एनालिसिस इसके अंदर होती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत शानदार आर्टिकल आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, 1300-year-old बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन ओडिशा, जाजपुर। देखिए, तो ये मामला क्या है? ये है मामला खोंडालाइट का मामला है। आप इधर देख रहे हो, ये अपना जो है एक टेम्पल है, सन कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल, जो कि ओडिशा के अंदर बहुत फेमस हैं। तो ये जो टेम्पल्स के अंदर जो स्टोन लगाया गया है, आप ये देख सकते हो, ये दिखने में बहुत खूबसूरत भी लगता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। इनके अंदर जो खोंडालाइट यूज किया गया है, खोंडालाइट। तो उड़ीसा के अंदर आप जितने भी पुराने टेम्पल्स को देखोगे ना, मोस्टली खोंडालाइट यूज किया गया है। तो खोंडालाइट के बारे में पहले आपको ये पता होना चाहिए, खोंडालाइट होता क्या है। ये कहीं लिखा था मैंने, हाँ। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है भैया। हमारे पास 3 तरह की रॉक होती है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, स्टैटिक पोर्शन, तो उसमें से एक अपने पास होती है मेटामॉर्फिक रॉक, एक अपने पास होती है इग्नियस रॉक, और एक अपने पास होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एक ऑल्टर्ड पार्ट होता है, जो कि प्रेशर टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक काफ़ी पुरानी रॉक्स होती हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसे जो है आप बेजवाड़ा भी कहते हैं, कैलासा भी कहते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। खोंडोलाइट कहाँ पाया जाता है? एक ट्राइब है, खोंड ट्राइब, उड़ीसा के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। उन्हीं ट्राइब्स के जहाँ पे रहती हैं वहीं पे इसको पाया जाता है। तो खोंड के नाम पे ही इस रॉक का नाम जो है खोंडालाइट पड़ा है। क्वार्ज मैंगनीज रिच होती है ये,
इसके अंदर कभी कभी ग्रेफाइट और जो है सिलिमेनाइट भी मिलता है। फेल्ड्सपर भी इसके अंदर पाया जाता है। हालांकि ये जो खोंडालाइट होता है ये वेदरिंग जल्दी हो जाती है इसकी, मतलब इरोजन वगैरह जल्दी हो जाता है। उसके बावजूद भी हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन, टेम्पल्स वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह के पर्पस। जैसे सन टेम्पल अपना है, कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल वगैरह, उसमें ये सब रहता है। अब आपको ये बताता चलूँ कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है अबाधा। अब ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में। अबाधा प्रोग्राम का पूरा नाम होता है ऑगमेंटेशन ऑफ द बेसिक अमेनिटीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज एंड द आर्किटेक्चर। तो 3500 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें उड़ीसा ने ये कहा कि वहाँ पे जो फेमस टेम्पल हैं उड़ीसा के अंदर, जैसे अपना जगन्नाथ हो गया, कोणार्क सन टेम्पल हो गया, कि इसके बीच को ब्यूटिफिकेशन करना है। ठीक है, वहाँ पे एरिया को बड़ा करना है। जो पब्लिक वहाँ पे आती है, जो 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 पिलग्रिमेज वहाँ पे आते हैं, भक्त लोग जो वहाँ पे आते हैं पूजा प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए स्पेस बढ़ाना है। वीमेन के लिए अमेनिटीज़ बढ़ानी है, मतलब टॉयलेट्स वगैरह की इंतजाम करना है। तो एक उस परिसर को बेसिकली प्रीमाइस को एक बड़ा बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं बहुत शानदार। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा भाई आपको? खोंडोलाइट रॉक्स की तो आपको माइनिंग करनी ही पड़ेगी। तो कुछ एरियाज के अंदर जहाँ पे खोंडोलाइट की माइनिंग हो रही थी बेसिकली, ठीक है, और वो जगह का नाम है जजपुर। जजपुर में बहुत बड़ी बड़ी खोंडोलाइट की माइनिंग पाई जाती है। तो उस माइनिंग करते हुए बीच में से एक बहुत पुराना जो है वो एक बुद्धिस्ट स्तूप निकला, बुद्धिस्ट स्तूपा। ठीक है, स्तूपा क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए अपने आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से। आपको जो पिक्चर में नजर आ रहा है एक स्तूपा है। ठीक है, स्तूपा एक रेलिक फिल्ड माउंड लाइक और एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे बुद्धिस्ट, जैसे जब महात्मा बुद्ध जी की के उन्होंने जब निर्वाणा लिया फाइनली और वो धरती छोड़ के गए, तो उनके जो रेलिक्स थे, उनके जो बाद में बॉडी पार्ट्स थे, उनके जो रेलिक्स थे बेसिकली, उन रेलिक्स के ऊपर जो है अलग अलग स्तूपास बनाए गए। ठीक है, हालांकि स्तूपा की प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, वैदिक टाइम की पुरानी है, लेकिन बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में इसको बहुत पॉपुलर कर दिया गया, खासकर मौर्य पीरियड के अंदर। ठीक है, और अशोका ने जो है बहुत सारे स्तूपास को बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि भैया 80,000 स्तूप उन्होंने बनवाए, छोटे बड़े मिलके। तो ये तो आपको स्तूपा का पता होना चाहिए कि क्या होता है, राइट। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ज़्यादा पॉपुलर है, हालांकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसकी शुरुआत वैदिक टाइम से ही देखने को आपको मिलती है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही है, ऐसा नहीं है, ये वैदिक ट्रेडिशन के अंदर भी है। तो थोड़ा सा प्रीलिम्स में कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। तो जैसे राजगृही, वैशाली, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पावा, तो ये जहाँ पे बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध जी ने अपनी लाइफ को रिलेट किया है, वहाँ पे गए हैं ऑल दैट, तो वहाँ पे बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं। स्तूप की कंस्ट्रक्शन और स्तूप के अलग अलग हिस्से कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में यहाँ से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे ये अंडा है, ये जो ये स्फेरिकल टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे अंडा कहते हैं। इस अंडे के ऊपर जो है इसको छतरी कहते हैं, तो एक स्ट्रक्चर सा वहाँ पे लगा रहता है। ये जो एंट्री गेट होता है इसे कहते हैं तोराना, और जो रेलिंग यहाँ पे लगी होती है, लकड़ी की रेलिंग होती है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसे कहते हैं वेदिका। हालांकि अभी जो बहुत सारे स्तूप हैं वहाँ पे आपको वेदिका शायद ना भी देखने को मिले, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय हो गई होगी। और यहाँ पे रहती है मेधी। ठीक है, ये है मेधी, यानी कि जो प्लिंथ होता है। और ये देखिए भी लिखा है, ये लिखा है प्रदक्षिणा। ठीक है, और ये लिखा है पाथास। प्रदक्षिणा मतलब यहाँ पे चारों तरफ घूम के आप जो है घूमते हो और वर्शिप करते हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं इस पूरे स्तूपा के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। तोराना, मेधी एंड ऑल दैट, ठीक है, गेटवे, वो सब थोड़ा पढ़ सकते हो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक पिक्चर मैंने और भी यहाँ पे ऐड किया है, ये भी आप थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, ये अंडा है, इधर ये जो है छतरी है, ये प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पे आप घूमते हो इधर से और इसकी परिक्रमा करते हो बेसिकली। ठीक है, ये रेलिंग आपके इधर से नजर आ रही है वेदिका, इधर से आप स्टेप से ऊपर जाते हो। जो एंट्री गेट होता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, तोराना, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करें तो 2016 में भी यहाँ से एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो। क्वेश्चन कहता है कि भैया अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट which depicting folk motifs and narratives successfully expounds Buddhist ideals। ठीक है, तो ये आपको एलुसिडेट करना है और ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले ही, ये 2013 का है, ये शायद 14 वाला है, आप इसको देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्तूपा, मेदी, शाफ्ट, अबेकस और हर्मिका। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, अजंता, लेपाक्षी और सांची। ठीक है,
और सांची में भी स्तूप मिलता है बहुत ज़बरदस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द मुराल पेंटिंग्स। तो थोड़ा सा ये आप आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखिए और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, कल मैं आपको इसका आंसर करूंगा, ठीक है जी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास आता है ये वाला, ऑर्गन ऑन अ चिप अटैक विच मिमिक्स डिसीज सिस्टम इन अ लेबोरेटरी कंडीशन। मिमिक्स का मतलब समझिएगा, मिमिक्री करना। कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता है, कोई किसी और की मिमिक्री करता है, मतलब आप वो होते नहीं हो लेकिन आप कोई और बन जाते हो, उसे मिमिक्री कहते हैं। ये हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी बहुत बार किया जाता है, ये एनिमल्स के द्वारा सर्वाइव करने के लिए मिमिक्री होती है। तो ये क्या है, बेसिकली जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, जैसे मेरा हार्ट हो गया, मेरे लंग्स हो गए, राइट, मेरी आईज हो गई, तो इन ह्यूमन ऑर्गन्स को लेबोरेटरी के अंदर मिमिक किया जाता है, मतलब इनकी मिमिक्री की जाती है, इनका एक तरह से डुप्लीकेट टाइप का बनाया जाता है। एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होता बट यस मिमिक्री टाइप का लगता है दिखने में नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट करने में। तो ये है क्या, देखिए, ऑर्गन ऑन अ चिप, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एक छोटी सी चिप है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं। इस चिप के ऊपर क्या होता है, लिविंग टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज होते हैं और इन टिश्यूज को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जैसे हमारी खुद की बॉडी के अंदर होता है, और इसकी पूरी फंक्शनिंग ऐसी होती है जैसे उस ऑर्गन की हो। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे ये जो है लंग है, लंग के अंदर जो भी मेजर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो इस चिप के द्वारा किए जाते हैं। तो इसे कहते हैं ऑर्गन ऑन अ चिप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है हमारी। तो अब होगा क्या, अब आपको मान लो मेरे लंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। अब लंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, तो आप इस चिप के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो किसी ह्यूमन के लंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती है। तो ये कहता है वो, देखिए लिखा भी हुआ प्रॉपर्ली तो सब कुछ यहाँ पे, एन ऑर्गन ऑफ अ चिप इज अ टाइनी, वो छोटा होता है, ट्रांसलूसेंट डिवाइस, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट ही होता है, दैट इज लाइंड विद द लिविंग सेल्स, लिविंग सेल इसके अंदर लगा के रखते हैं हम लोग, एंड द टिश्यूज टू रेप्लीकेट द ऑर्गन लेवल फिजियोलॉजी विद इन द बॉडी। हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है उनको रेप्लिकेट करता है, मिमिक करता है एक तरह से, ठीक है। बेसिकली दीज चिप्स आर मिनिएचर वर्जन ऑफ अ एक्चुअल ऑर्गन, जैसे मैंने लंग का एग्जांपल दिया, तो ये मेरे लंग का ही एक छोटा वर्जन होते हैं, राइट, कंप्लीट विद ऑल डिफरेंट सेल लेयर्स एंड एक्सेसरी कंपोनेंट्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड इवन टॉक्सिन्स। जो सब कुछ मेरे लंग्स के अंदर पाया जाता है वो इस चिप्स के अंदर भी हम लोग एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पागलपन करने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड की कोई फिक्शनल मूवी चल रही हो। एक्चुअली ये फिक्शन जैसा ही लगता है, और शुरुआत में एक्चुअली 2010 के अंदर ये आइडिया आया था और अभी ये काफ़ी बड़े लेवल पे चलने भी लगा है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए, जब भी मार्केट में कोई नई ड्रग बनाई जाती है भैया, वो प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एक दवाई बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स और 15-20 साल का समय लगता है, पता है आपको, तब जाके वो मार्केट में आती है। तो किसी दवाई को बनाने के अंदर कई सारे प्रोसीजर जो है इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसीजर ये होता है कि रिसर्चर्स को केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और फिर जो है वो जो बीमारी होती है उसको, किस बीमारी को टेस्ट किया जाएगा ये आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक ऐसी छोटी छोटी डिश होती हैं, प्लास्टिक की हल्की हल्की छोटी छोटी, जैसे कटोरी टाइप की ना, ऐसे छोटी छोटी डिश होती हैं। उन डिशेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लैब के अंदर सेल्स को ग्रो करते हैं, ह्यूमन सेल्स को ग्रो करने के बाद वो जो भी आपने दवाई बनाई है उस डिस्क के ऊपर हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो किस तरह से हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। वो सब किया जाता है उस प्लास्टिक डिस्क के ऊपर। और बहुत बार लेबोरेटरी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, लेकिन वो टेस्ट उन्हीं एनिमल पे किया जाता है जो हमारे ह्यूमन डिसीज को मिमिक करते हैं। मतलब आप ये समझिए, जैसे एक चूहा है, हमें भी बुखार होता है, चूहे को भी बुखार होता है, तो वो डिसीज चूहे ने क्या किया, मिमिक कर दिया। मान लो एक माइस को कैंसर होता है, इंसान को भी कैंसर होता है, तो वो एक तरह से हमारे डिसीज को उसने मिमिक कर दिया। अब मान लो चूहे को हेडेक होता है, हमें भी हेडेक होता है, तो उसने उसको भी मिमिक कर लिया। तो ऐसे एनिमल्स जो ह्यूमन कंडीशंस को मिमिक करते हैं उनके ऊपर लेबोरेटरी में उन ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है। अब ह्यूमंस पे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, डेंजरस भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो जैसे माइस, रैट्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स वगैरह, इनको यूज वहां पे किया जाता है।
अब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, बहुत बहुत साल इसमें लग जाते हैं। फिर ये इन सब पे टेस्ट होने के बाद हम लोग जाके उसको ह्यूमन पे टेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, इनके ऊपर टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं लेकिन ह्यूमन के ऊपर टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी बायोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दी स्मॉल एनिमल्स, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओनली मतलब 8-9% ड्रग्स ही ह्यूमन टेस्ट को पास कर पाती हैं। सोचने की बात है ये। 50% से कम जो दवाइयां होती हैं फाइनली क्लिनिकल ट्रायल पे जाती हैं। मतलब रेट ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है। आफ्टर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ ईयर्स, सोचिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सोच के देखिए आप, और आपकी दवाई फ्लॉप हो गई। इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करो रादर देन माइस और रैट्स। बट एक्चुअली ह्यूमन के ऊपर तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने ये जुगाड़ लगाया कि भाई हम लोग एक चिप के ऊपर एक ह्यूमन ऑर्गन को बनाएंगे, हम इसके ऊपर ड्रग्स को टेस्ट करेंगे, अगर इसमें से सक्सेस मिलती है तो मतलब वो ह्यूमन के ऊपर भी सक्सेस हो सकती है। तो ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका निकाला है दवाइयां बनाने का, ड्रग्स बनाने का। तो फ्यूचर में ये जो है काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ हो सकता है। अमेरिका वगैरह में अभी इसमें रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है बहुत इनिशियल स्टेज में है। इंडिया के में भी हल्का फुल्का चलना शुरू हुआ है, लेकिन आर्टिकल ऐसा कहता है कि अभी इंडिया में काफ़ी साल, 15-20 साल लगने वाले हैं इस प्रॉपर टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में, राइट। तो ये ही जो है पूरा आर्टिकल है, और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ऑर्गन ऑन द चिप्स, इसके बारे में सवाल आ सकता है। प्रीलिम्स में तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आएगा, लेकिन यस मेंस में कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ द ई वेस्ट रूल। अभी सरकार ने नए ई वेस्ट रूल जो है वो अनाउंस किए हैं, नई नई गाइडलाइंस अनाउंस की हैं। देखिए बता देता हूँ आपको। इंडिया में जो सबसे पहली बार ई वेस्ट रूल्स नोटिफाई किए गए थे वो 2011 के अंदर किए गए थे, जो कि 2014 के बाद एनफोर्स हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो रूल आए वो आए 2016 के अंदर, इनको 2018 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। ओके, नेक्स्ट रूल जो आए वो आए नवंबर 2022 के अंदर। जो नवंबर 2022 वाले रूल्स हैं वो 2023 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में ई जो वेस्ट रूल है वो किस तरह से चले। 2011, 16, 18, 22 एंड नाउ 23। 2011 के अंदर जो रूल्स आए थे उसके अंदर एक प्रोविजन डाला गया था जिसे कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इंडिया में जो है ई वेस्ट का क्या स्टेटस है तो आपको वो पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। इंडिया में ई वेस्ट का स्टेटस ये है भैया, आफ्टर चाइना एंड यूएसए, इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो कि ई वेस्ट को जनरेट करती है। इंडिया की अगर बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, ई वेस्ट टिपिकली डज नॉट फीचर इन द लिस्ट ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर ई वेस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। इसीलिए हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो ई वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उनको कलेक्ट करने के, ट्रांसपोर्ट करने के, मैनेज करने के। अब आप सोचोगे सर क्या क्या फिर कौन करता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है, जहाँ पे लोग जो जिसे हम लोग कई बार कबाड़ी वाला बोल देते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो लोग कलेक्ट करते हैं और वो मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। कभी कभी म्यूनिसिपैलिटीज उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेती है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया में ओनली 22.7% ई वेस्ट को ही आउट ऑफ दिस मच, ये इतना आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली सिर्फ 22% ई वेस्ट को ही कलेक्ट किया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, रिसाइकिल और डिस्पोज किया जाता है इंडिया में। बाकी बचा हुआ जितने भी आप देख सकते हो, कम से कम 78% वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहता है एनवायरमेंट के अंदर। अब नुकसान तो करेगा ही भैया, ई वेस्ट है तो या उसके अंदर बहुत हार्मफुल कैडमियम, मरकरी वगैरह वो सब रहता है। अभी इंडिया के अंदर कौन कौन से लॉ एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द ई वेस्ट और हैजार्डियस वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2003। खैर ये तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बात यहां से शुरू होती है कि सरकार किसी कानून को चेंज क्यों करती है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी यही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लेकिन समय के साथ जब फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन देता है जिसमें आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हो। तो सरकार टाइम टू टाइम किसी भी कानून को अमेंडमेंट इसलिए करती है क्योंकि समय के साथ ज़रूरतें बदल जाती हैं, तो समय के साथ डिमांड भी बदल जाती है, सोसाइटी की नीड्स भी बदल जाती हैं। तो उन नई ज़रूरतों के हिसाब से, नई वैल्यूज़ के हिसाब से, नई ज़रूरतों के हिसाब से कानून को चेंज किया जाता है। तो पहले जो 2011 के अंदर हमारे पास कानून था उसके अंदर एक प्रोविजन ऐड किया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
EPR इसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस टर्म है। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ई वेस्ट के, जैसे अब मान लें यहाँ पे फिलिप्स का मान के चलिए, फिलिप्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स तो यूज होते ही हैं, राइट, मर्क्यूरी वगैरह, कैडमियम एंड ऑल दैट। तो अब वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस ई वेस्ट को कलेक्ट करेगा और उसको डिस्पोज करेगा। बड़ी शानदार चीज है, उनके ऊपर ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो प्रोड्यूस भी करें, उसे रिसाइकिल भी करें, तो ये ड्यूटी उनको दे दिया गया। लेकिन इनके अंदर जो है टाइम टू टाइम चेंज किए गए। कैसे? अभी जो लेटेस्ट 2022 वाला आया है, इसके अंदर चेंज किया, इन्होंने एक नया प्रोविजन डाला है जिसे कहा जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। देखिए, आपका मोबाइल फोन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें हार्मफुल केमिकल भी गए होंगे, यस। अब आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, आप किसके पास जाते हो? जो रिपेयर करने वाला जो मैकेनिक होता है आप उसके पास जाते हो, रिफर्बिशर्स के पास जाते हो, राइट। ये आपके मोबाइल फ़ोन को ठीक करता है, उसको खोलता है, सारी कार्रवाई करता है, फिर ये मोबाइल फ़ोन आपको वापस दे देता है। 2-3 साल के बाद फिर आपका मोबाइल फिर से ख़राब हो जाता है, आप इसके पास चले जाते हो, ये कहता है कि सर ये मोबाइल ख़राब हो गया है, अभी आप नया फ़ोन ले लीजिए, ये आपके काम का नहीं रहा। आपने बोला चलिए ठीक है भैया, तो ये आपसे 500 रुपये में इसको खरीद लेता है, राइट, ये हो सकता है। या फिर आपका फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया, आपने उसे ख़राब कर दिया, आपने उसको फेंक दिया, ऐसा भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। अब होगा क्या, ये जो बीच में जो ये रिपेयर वाले होते हैं, ये भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होते हैं ई वेस्ट वाली चेन का। अब आपने मोबाइल फ़ोन या तो भैया को बेच दिया, या फिर आपने वो कहीं कूड़े में फेंक दिया। अब वहाँ से क्या होगा, उस कूड़े से वो कहाँ जाएगा, डस्टबिन से? वो जाता है कलेक्टर्स के पास, ठीक है, जो जो इकट्ठा करने वाले होते हैं कूड़ा। अब हो सकता है वो कोई इनफॉर्मल सेक्टर से भी हो सकता है वो कोई फॉर्मल सेक्टर से भी हो। अब वो आएंगे, उसको कलेक्ट करके लेके चले जाएंगे। लेके जाने के बाद भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तब कहीं जाके उसको रिसाइकिल यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो नया प्रोविजन आया है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, इसमें इन्होंने ये कहा, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे फिलिप्स वाले, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो उनको कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो रिफर्बिशर्स होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया जो ये भैया हुए हैं वो रिफर्बिशर हैं, और जो रिसाइकलर्स होते हैं, इन सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इन सभी स्टेक होल्डर्स को जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब आपके शहर में जितने भी मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिपेयर करने वाले हैं, उनको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब जैसे ही उनके पास कोई भी डिवाइस आती है जिसको वो डिस्कार्ड करते हैं, तो उनको अपने सिस्टम के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, तो सरकार के पास तुरंत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जो पुराना सिस्टम हुआ करता था उसमें फॉर्मल रिसाइकलर्स के साथ साथ जो इनफॉर्मल रिसाइकलर्स थे उनको भी टेक केयर किया गया था। लेकिन नए वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सेक्टर वाले रिसाइकलर्स, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स ही काम कर सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर को कोई यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया, चाहे वो प्री प्रोसेसिंग हो, चाहे वो सेग्रीगेशन स्टेज हो, चाहे वो रिसाइकलिंग स्टेज हो। बट मजे की बात यह है कि हमारे देश में जो ई वेस्ट है 90% तो नहीं, खैर 80 to 95% जो ई वेस्ट है, चाहे वो कलेक्शन करना हो, सेग्रीगेशन करना हो, रिसाइकलिंग करना हो, भैया वो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू होता है। और सरकार जब इन इतने बड़े सेक्शन को छोड़ देगी नई पॉलिसी के अंदर, तो फिर भाई कैसे काम चलेगा? सरकार कह रहे कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे। अगर आप इनफॉर्मल भी हो तो आप सरकार के साथ रजिस्टर करवाइए। लेकिन सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करना इतना आसान तो नहीं है, बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। अब एक जो इनफॉर्मल सेक्टर में बेचारा अपने दुकान खोल के बैठा है, कबाड़ी वाली, वो कैसे करेगा? तो ये कुछ समस्या यहाँ पे जो वो रहेंगी। तो ये बेसिकली इसका एक मेजर क्रिटिसिज्म यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लोग ई वेस्ट की बात करें इंडिया में, जो इस समय एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ पे रूल हैं 2016 वाले, और ठीक है, उसके तहत जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं अपने पास, चाहे वो रेडियोथेरेपी में यूज़ होते हो, न्यूक्लियर मेडिसिन डिवाइस हो, एमआरआई डिवाइसेस हो, इलेक्ट्रिक टॉयज़ हो, आईपैड वगैरह, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब उसके अंदर इंक्लूड की गई है, क्योंकि इनके अंदर लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम वगैरह वो सब यहाँ पे रहता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर दी गई है कि कभी भी ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनकी जो यूनिट्स होती हैं वहाँ पे कभी भी जाके सैंपल ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उनके जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं सबको वापस बुला लिया जाएगा, राइट। तो ये सब जो है इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो आर्टिकल का ये कहना है कि भाई
आपने जो नए रूल बनाए हैं इसकी वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले जो काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं वो बेचारे डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं। तो उनका भी ध्यान रखिए, उनको भी फॉर्मल सेक्टर में या तो लाने की कोशिश करिए या फिर उनके लिए रूल्स जो हैं थोड़ा सा आप जो है उस तरीके से बनाइए जो प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। तो बेसिकली ई वेस्ट को हैंडलिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कंपोनेंट रिकवरी और एक होता है रेजिडुअल डिस्पोजल। कंपोनेंट रिकवरी तो आप समझ ही गए हो, कलेक्शन करना, और रेजिडुअल डिस्पोजल मतलब एक बार जब आप उसको उसकी रिकवरी कर लेते हो और उसको डिस्पोज करना शुरू करते हो तो उसके जो बचे कुछ हिस्से होते हैं उनको डिस्पोज करना रहता है। ठीक है, ये सब जो है इन्होंने यहाँ पे कहा है। जैसे दिल्ली के अंदर एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है करो संभव। करो संभव में दिल्ली की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने कुछ इनफॉर्मल एग्रीगेटर के साथ मिलके ये स्टेप उठाया है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आर्टिकल का ये कहना है कि भाई सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में ही अच्छा काम होता होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी है तो आप इनफॉर्मल सेक्टर को जो है यहाँ से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये क्योंकि जो फॉर्मल कंपनियां वो बहुत कम है संख्या में, जो स्पेशली ई वेस्ट को जो है वो रिसाइकिल करती हैं, बहुत कम है, गिनी चुनी है। क्योंकि एक फॉर्मल तरीके से कंपनी को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही नहीं निकाल पाते हैं। अब आप ये मान के चलिए दिल्ली में कोई एक ई वेस्ट कलेक्शन कोई कंपनी है, उसका ऑफिस दिल्ली से जो है 15 किलोमीटर दूर है, क्योंकि दिल्ली में तो ऑफिस लेना वैसे ही बहुत महंगा होता है। अब वो 15 किलोमीटर से टेम्पो लेके आएंगे दिल्ली में, एक दो कॉलोनी के अंदर घूमेंगे और हल्का फुल्का ई वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाएंगे। अब हमारे घरों में कितना ई वेस्ट निकलता है आप सोच के देखिए, बहुत कम निकलता है। अगर निकलता भी है तो रोज थोड़ी निकलता है, कभी साल 2 साल में पुराना सामान होता है, उसके अंदर कोई पुराना मोबाइल फोन मिल गया, कैलकुलेटर मिल गया, जिसको फेंक देते हैं। तो ये जो फॉर्मल कंपनीज होती हैं कलेक्ट करने वाली, तो इनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है ना, ये भी तो बड़ी समस्या है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये ई वेस्ट है इसको अलग रखना है, ये नॉर्मल वेस्ट है इसको अलग रखना है, तो सब मिक्स मसाला करके एक ही में डाल देते हैं जो म्यूनसिपैलिटी वाली वैन आती है। तो ये समस्या यहाँ पे बहुत सारी है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि भाई जो ग्राउंड पर रियलिटी है उसको आइडेंटिफाई करिए, ग्राउंड की रियलिटी के हिसाब से अपना स्टेप लीजिए। ठीक है, तो वो सब कुछ इन्होंने कहा है। अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब किसी भी समस्या के लिए कोई एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, इसी तरह से उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए भी कोई एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, यस, जो रिसाइकलर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, उनको भी होना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, उन सभी को जो है यहाँ पे साथ आना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये जो है इन्होंने एक बढ़िया, काफ़ी अच्छा कंक्लूजन लगा मुझे, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद भी मजा आएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक हम लोग ने थोड़े थोड़े टच कर ही लिए हैं, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।